Reports have now emerged that Israel quietly deployed its Iron Dome air defense system. You're horrible people, horrible people. डेढ़ लाख लोग सिर्फ 2 साल में इसराइल से बाहर जा चुके हैं। ना पैलेस्टीनियंस, ना टूरिस्ट, इसराइली सिटीजन्स। दे आर लिटरली वोटिंग विद देयर फीट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो इसराइली मीडिया दुनिया से छुपाना चाहता है। सारी दुनिया गाजा, लेबनान और ईरान की तरफ देख रही है, जबकि इसराइल में एक खामोश क्राइसिस चल रहा है, स्टार्टअप नेशन अब बंद होने की तरफ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 शॉकिंग स्टैट्स पर। नंबर 1, 12% इसराइली PhD होल्डर्स अपना मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। नंबर 2, इसराइल का डेट टू GDP रेशो 60% से बढ़कर 69% हो गया। एंड स्टैट्स नंबर 3, 1948 से लेकर अब तक पहली बार इसराइल की पॉपुलेशन ग्रोथ 1% से नीचे आ चुकी है। सवाल ये है कि ज़ायनिस्ट स्टेट को सबसे बड़ा खतरा क्या अपनी ही आवाम से है? चलिए आज जानते हैं। सबसे खतरनाक बात, अक्टूबर 2023 से लेकर जुलाई 2024 के बीच में 8,300 इसराइली हाईटेक प्रोफेशनल्स अपना मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। ये पूरे सेक्टर का 2.1% बनता है, और ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट फॉर जूइश पॉलिसी रिसर्च, 6,30,000 इसराइली अब तक मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। इनमें से 33% US गए, 18% जर्मनी और 9% कनाडा। लेकिन सबसे हैरत वाली बात यह है कि तेल अवीव में हजारों इसराइली डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स सुबह सवेरे पोर्टुगीज एम्बेसी के बाहर लाइन बनाकर खड़े थे, छुट्टी के लिए नहीं, दूसरे पासपोर्ट के लिए। लेकिन पोर्टुगल ही क्यों? क्योंकि पोर्टुगल में मिलती है यूरोपियन सिटीजनशिप, रहने का खर्चा तेल अवीव से आधा, और बच्चे भी मिलिट्री सर्विस से बच जाते हैं। ये इमिग्रेशन नहीं, ये एलीट का इवैक्यूएशन है। अक्टूबर 2024 से पहले इसराइल का डेट टू GDP रेशो 60% था, आज 69% है, और एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये 71% तक पहुंच सकता है, यानी कि 2 साल में 10% का जंप। और इसकी असल वजह है डिफेंस स्पेंडिंग। इसराइल ने 2023 में मिलिट्री पर GDP का 1% खर्च किया, 2024 में 5%, और 2025 में ये परसेंटेज पहुंच गई GDP के 8% तक। कंपैरिजन के लिए देखें तो नेटो कंट्रीज 2% एम करती हैं, और इंडिया तकरीबन 2.5%, और इसराइल 4 गुना ज़्यादा। और इसकी कीमत कौन चुकाता है? आपके मुल्क की मिडिल क्लास। गवर्नमेंट ने वेट 18% कर दिया है, टैक्स एग्जेम्पशंस ख़त्म कर दिए हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ यूरोप से 40% महंगी, और हाउसिंग 20% महंगी। 1.5 लाख इसराइली मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, यानी कि आपका टैक्स बेस कम होता जा रहा है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। इसराइल का एक बड़ा मसला ब्रेन ड्रेन का भी है। 2024 की स्टेट रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 12% PhD होल्डर्स इसराइल से बाहर जा चुके हैं। इनमें से 25% मैथमेटिक्स और 22% कंप्यूटर साइंस के PhD होल्डर्स हैं। सोचिए, इसका मतलब जो लोग मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करते हैं और AI की रिसर्च को लीड करते हैं, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और वापस नहीं आ रहे। आखिर ऐसा है क्यों? एक फॉर्मर इसराइली जर्नलिस्ट ने 972 मैगजीन को बताया, इसराइल फेसेस एन अनसर्टेन फ्यूचर इफ इट कैन नॉट प्रोटेक्ट सिविलियंस, रेस्ट्रेन मास वायलेंस और ऑफर प्रोस्पेक्ट्स बियॉन्ड प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। इसराइली गवर्नमेंट ने एजुकेशन बजट को 700 मिलियन शेकल से कम कर दिया है, और दूसरी तरफ यूरोप और US की यूनिवर्सिटीज़ बेटर पे, बेटर सेफ्टी और बेटर फ्यूचर दे रही हैं। ये सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं, ये ब्रेन हैमरेज है। अप्रैल 2026 में इसराइल में एक के बाद एक 3 शॉक आए। शॉक नंबर 1, नेतन्याहू की कैबिनेट ने अपने अटॉर्नी जनरल गैली बहारफ के खिलाफ वोट दिया, वो उनको निकालना चाहते थे। शॉक नंबर 2, इसके 2 दिन बाद ही गवर्नमेंट ने शिन बैत के चीफ को निकाल दिया, वो भी बिना वजह। शॉक नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये फायरिंग फ्रीज कर दी जाए। इसके बाद लोग सड़कों पर निकल आए, अपोजिशन चिल्लाई कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। लेकिन असली बात कुछ और है। 2 साल तक हाई कोर्ट ने पुलिस की हर बात मानी। अरब टाउन में जब प्रोटेस्ट हुए तो पुलिस ने कहा ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है, और हाई कोर्ट ने ये प्रोटेस्ट रुकवा दिए। लेकिन जब यही बात पुलिस ने तेल अवीव के लिए करना चाहिए तो कोर्ट ने उन्हें अलाउ किया प्रोटेस्ट करने के लिए। और यही इसराइल का असली क्राइसिस है। जब आप किसी जुल्म के खिलाफ नहीं बोलते तो वो जुल्म एक दिन आपके घर तक पहुंच जाता है। हम इसराइल की क्राइसिस की बात गाजा के बगैर कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जंग सिर्फ गाजा को तबाह नहीं कर रही, ये इसराइल की इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल स्टैंडिंग और सोशल फैब्रिक को भी तबाह कर रही है। अक्टूबर 2025 की सीज फायर एग्रीमेंट के बाद
اب تک اسرائیل 2400 سیز فائر وائلیشنز کر چکا ہے۔ اسرائیل ایک ساتھ بہت سارے فرنٹس پہ فائٹ کر رہا ہے: غازہ، لبنان، سیریا، یمن اور ایران۔ ڈیفنس اسٹارٹ اپ 160 سے بڑھ کر 312 ہو چکے ہیں۔ جنگ اسرائیل کی مین انڈسٹری بن چکی ہے۔ لیکن یہاں پیراڈاکس یہ ہے کہ جو جنگ اسرائیل کے ڈیفنس سیکٹر کو کھلا رہی ہے وہی ٹیک سیکٹر کو بھگا رہی ہے۔ اب فورن انویسٹر اس بات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اسرائیلی اسٹارٹ اپس اپنے ہیڈ کوارٹرز ایبراڈ شفٹ کریں، یعنی کہ ٹیکس ریونیو اور جابس دونوں باہر جا رہے ہیں۔ شیکلز اسٹرانگ ہوا ہے، انفلیشن 2% پر آ گئی ہے۔ انویڈیا نارتھ میں میسف R&D سیٹ اپ کر رہا ہے، اور صرف 2025 میں ٹیک سیکٹر نے $15.6 بلین کا ریز کیا ہے۔ لیکن ریزیلینس کا مطلب پراسپیرٹی نہیں ہوتا۔ توب ریسرچ سینٹر نے وارن کیا ہے کہ اسرائیل ایک ہائیلی سینسیٹیو پوائنٹ پر ہے۔ ڈیفنس بجٹ بڑھتا جا رہا ہے، ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے، اور جن لوگوں کی اسرائیل کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، ینگ، سیکولر اور ایجوکیٹڈ پروفیشنلز، وہ ریکارڈ نمبرز میں ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے جوز کو ایک خواب دکھایا تھا: سیف ہیون، اسٹارٹ اپ نیشن اینڈ ڈیموکریسی ان دا مڈل ایسٹ۔ لیکن آج کی ریئلٹی اس خواب سے ٹکرا رہی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ اسرائیل بچے گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیسا اسرائیل بچے گا۔ ایک ملٹرلائزڈ الٹرا آرتھوڈاکس اسٹیٹ یا ایک اوپن، لبرل اور انوویٹو سوسائٹی؟ جواب لکھا جا رہا ہے ایئرپورٹ ڈپارچر لاؤنجز میں، ہیبرو یونیورسٹی خالی لیبز میں، اور پورٹوگیز ایمبیسی کے باہر لگی لمبی لائنوں میں۔